डिपॉजिट्स, डिपॉजिट का मतलब कुछ पता है, किसको बोलते हैं हम डिपॉजिट्स? मनी को अगर डिपॉजिट करते बैंक को अगर हमें ओके, लेकिन हम तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक नहीं कंपनीज के टर्म्स में बात करना पड़ेगा अपने को। जो पब्लिक हमको देती है मतलब जो हम हमारी बोरिंग जैसा होता है हमको, हम कौन है? हम कंपनी पब्लिक जो कंपनी को पैसा देती है वो, उसको एक टर्म बोल सकते हैं हम डिपॉजिट्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द एक्ट द टर्म डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिट ऑफ मनी by way of deposit or loan or in any other form, receipt of money by the company but does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with RBI। मतलब समझ में आया सर? कोई भी प्रकार का लोन, कोई भी प्रकार का पैसा अगर कंपनी लेती है फ्रॉम दी पब्लिक, जो तुमने ऊपर बोला, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट, हम टर्म देंगे डिपॉजिट्स का। क्लियर ये बात? The above definition of deposit is an inclusive one. What do you mean by inclusive one? इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब नहीं समझा मैं। एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव, इसका अपोजिट। दोनों में फर्क क्या है? इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड और टैक्सेस, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूडेड और टैक्सेस। टैक्सेस है टाइपो बताया, टाइपो बता। ना? एग्जांपल इंक्लूसिव मतलब उस चीज में इंक्लूड किया हुआ उस चीज में शामिल है वो। ओके, तो एक्सक्लूसिव मतलब उसमें शामिल नहीं है ऐसा? एक्सक्लूडेड हाँ है। ओके। बाहर है वो। सेजल कुछ बोल रही थी तू? मैं भी यही बोल रही थी, इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग हम्म। एंड एक्सक्लूसिव मीन्स एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। ओके, नहीं। अब एक बात समझना कि सपोज टाटा कंपनी ने, या टाटा नहीं, एप्पल कंपनी ने एक नया मैकबुक लाया, लैपटॉप, और बोला दिस लैपटॉप इज एक्सक्लूसिव हाँ सर फॉर एक्सक्लूसिव का एक और मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं स्टूडेंट नहीं हूं तो क्या मैं ये ले सकता हूं? नहीं, क्यों? नहीं वो उन्होंने टर्म रखी है। सर एक्सक्लूसिव मतलब ओनली फॉर, हम जिसको बोलेंगे वही लोग इसमें इंक्लूड होंगे, उसके अलावा इंक्लूड नहीं होंगे। और इंक्लूसिव का मतलब है सर जो हमने लिस्ट बताई है उसके अलावा भी हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मतलब ये हो गया लिमिटेड और ये हो गई ओपन लिस्ट, इसमें कोई भी हो सकता है। जबकि एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाया गया, मतलब इसमें आपके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता इसको। अरे आई क्या बात समझ में? करेंसी की डिनोमिनेशंस कौन कौन सी? 1 रुपए की नोट देखी, 5 रुपए की नोट देखी, 10 रुपए की नोट देखी, 100 की नोट देखी, 20 की नोट देखी, 50 की नोट देखी, 200 की नोट देखी, 500 की नोट देखी, 2000 की नोट देखी। अभी जो करंट चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, हजार हजार की बात मत करना। देखी? इसके अलावा और कोई नोट है? नहीं। सर ये हो गया आपके एक्सक्लूसिव लिस्ट। इसमें आप चाहकर भी कोई ऐड कर सकते हो क्या? नहीं। हैं? 2 रुपए की नोट होती है क्या? 2 रुपए की मैंने तो नहीं देखी। ठीक है ना? ओके, आई डोंट नो, मैंने, मेरे को भी दो की ध्यान नहीं आ रही, होगी होगी होती होगी, आई डोंट नो। तो ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा और कोई नोट ला सकते हो क्या आप? नहीं। अब अगर मैं बात करता हूं, अब मेरे को बताओ, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो, ब्लू, डैश डैश डैश। अगर मैं बोलता हूं तूने 25 नाम लिखे तो भी क्या 26वां कलर नहीं आ सकता? सर मैं जो चाहूं वो कलर बना सकता हूं, मेरे को ये कलर बनाना है। अब इस कलर का नाम है क्या कहीं पे?
लेकिन कलर तो है ना सर, ये लिस्ट है हमारी इंक्लूसिव लिस्ट, इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो सकती है। एक्सक्लूसिव मतलब सर अब इसमें और कोई चीज इंक्लूड नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? तो इसने हमको बोला कि सर हमारी डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है या इसमें और भी ऐड हो सकते हैं? और भी ऐड हो सकते हैं। ऐड हो सकता है। क्लियर है बात? समझ में आई? इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? चलो, इट इंक्लूड्स एनी मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज अ टाइम बाउंड, आपको जो डिपॉजिट का पैसा है वो रिफंड करना पड़ेगा। इट कैन बी सिक्योर्ड, इट कैन बी अनसिक्योर्ड। सर आप जो डिपॉजिट देते हो, जो लेते हो, वो सिक्योर डिपॉजिट्स भी हो सकता है, अनसिक्योर डिपॉजिट्स भी हो सकता है। सिक्योर डिपॉजिट मतलब सर उसके बदले में कुछ ना कुछ आपने कोलैटरल सिक्योरिटी देके रखा होगा। अनसिक्योर्ड मतलब उसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी होगी। इट डज नॉट इंक्लूड प्रिस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ अमाउंट्स गिवन अंडर द रूल। कुछ कुछ चीजों को हम डिपॉजिट नहीं कंसिडर करेंगे, ऑल्दो कंपनी को वो पैसा मिला है बट उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। क्या है, कहाँ लिखा है, कितनी ही लिस्ट है, वो सब नीचे के लिस्ट है। A private company can accept deposit from its members only, मतलब ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? Exclusive. आए बात समझ में? ये A public company can accept deposit from its member and also from the public if it fulfills certain parameters। सर ये कौन से पैरामीटर है, नीचे जाके पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंबर से ले सकती है, पब्लिक कंपनी मेंबर से भी लग सकती है और बाहर वालों से भी ले सकती है अगर उसने कुछ सर्टेन कंडीशन फुलफिल किए हैं तो। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज अभी बताया था सर, एक होता है सिक्योर्ड डिपॉजिट्स, एक होता है अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। सिक्योर्ड डिपॉजिट मतलब सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन टैंजिबल एसेट। याद रखना आपने चार्ज किस पे क्रिएट किया है, टैंजिबल एसेट्स पे। सर एसेट्स पे चार्ज लेना मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय एसेट्स पर चार्ज लेना? मतलब एसेट्स के बदले में ये लेना, एसेट पे चार्ज लेना नहीं, मतलब होता है ना कि हम लोग कोई सिक्योरिटी रखते हैं सामने वाले के पास, हम लोग अगर उनसे डिपॉजिट ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो कोलैटरल सिक्योरिटी हो गया, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी। डिपॉजिट्स मतलब कैसा? हाँ एसेट्स को हाइपोथिकेट करके कुछ लोन वगैरह लेना, मतलब अगर हम लोग वो लोन रीपे नहीं कर पाए तो वो एसेट्स हम लोग बेच देंगे, मतलब सामने वाला बेच देगा और बराबर पैसे दे देगा। बराबर। मैंने क्या किया ना, मैंने लोन लिया 10 लाख का और उससे बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की। दिख रहा है तुमको बैलेंस शीट? फर्स्ट स्टेप मैंने लिया लोन, सेकंड स्टेप मैंने उसकी खरीदी बिल्डिंग। जब मैंने लोन लिया तो मैंने अकाउंटिंग एंट्री किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट, बराबर। कैश बोलो बैंक बोलो जो भी है, तो इधर बैंक बढ़ गया होगा तुम्हारा पहले 10 लाख रुपए का, ये ऊपर वाला अभी तक कुछ नहीं था, तो ये हो गया आपके बैलेंस शीट टल्ली। बाद में सर क्या हुआ ना, इस एसेट्स का, इस बैंक का मैंने हटा के यहाँ पे एसेट खरीदी 10 लाख की, बैलेंस शीट टल्ली। मतलब ऊपर का नीचे का कैश ऊपर उठ के एसेट में चला गया। तो सर अब अगर कोई इन्वेस्टर देखेगा कि ओ हो इसके पास तो बिल्डिंग है 10 लाख की, मतलब कंपनी तो बड़ी साउंड है, कंपनी तो लिक्विडेट नहीं हो सकती, तो क्या सही मानेगा उस चीज को? सर इस बिल्डिंग पर चार्ज है, लोन लिया है बैंक का। ये बिल्डिंग जो तुमको 10 लाख की दिख रही है, 10 लाख की बिल्डिंग कंपनी ने अपने पैसों से नहीं खरीदी है, इस एसेट पर चार्ज क्रिएटेड है, इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्जेस। ये बात समझ में? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो, डिपॉजिट्स पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। ठीक है, इसके लिए ये चालू करने के पहले एक बड़ा सेक्शन है, देख लो ये इतना बड़ा सेक्शन जाएगा। उसके लिए पहले मेरे को ऊपर तक का पहले पूरा पढ़ के दो, एक पेज जो अभी अपन ने सर्टेन डिपॉजिट्स वाला पढ़ा वो, ताकि मैं आगे चल सकूं। हाँ सही डिपॉजिट्स में जैसे बोला ना, किसने बोला कि हाइपोथिकेट करते हैं सामने हाँ, वाले हाँ। जिससे हमने लोन लिया है, तो यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि हमने लोन लेके और फिर बिल्डिंग खरीदी। उल्टा हो सकता है ना, तुमने बिल्डिंग के ऊपर लोन लिया हुआ है, मैंने पहले लोन लिया ताकि मैं बिल्डिंग खरीद सकूं। मैं इसका उल्टा करता हूं, मेरे पास में बिल्डिंग है, वो जमा गिरवी रख के उसके बदले में पैसा ले सकता हूं, फिर भी बिल्डिंग के अगेंस्ट तो लोन हुआ ही ना मेरा।
दोनों चार्ज ही रहेगा। खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो मैं बिल्डिंग पे लोन लूं या लोन पे बिल्डिंग लूं, चार्ज तो क्रिएट होना ही है। अगर चक्कू में सैलरी नहीं दी तो ये देख, ये स्कैमर साला सही में ना। चलो पढ़ो जल्दी पटपट। कुछ नहीं, वन ऑफ द लेमेस्ट जोक फ्रॉम रुशिल खिवसरा। चलो आगे। अब अभी अपन ने देखा था डिपॉजिट मतलब होता है कि सर जो भी पैसा आपकी कंपनी को पब्लिक से मिलता है उसको हम डिपॉजिट्स बोलेंगे। लेकिन सर ऐसा कौन सा पैसा है जो आपको पब्लिक से मिलता तो है बट उसको हम डिपॉजिट्स नहीं बोलेंगे? स्टेट द अमाउंट्स नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। Following categories of amounts are not considered as deposit. Any amount received from central government or state government whose repayment is guaranteed by central government or state government. सर आपको सीजी या एसजी से कोई भी प्रकार का पैसा मिलता है, आइडियली आपको पैसा तो मिला बट इसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे। याद रखना, जिसकी गारंटी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये सेम पॉइंट और कहीं तो भी पढ़ा हुआ लग रहा है मेरे को। ऊपर पड़े थे अपन ने डिविडेंड के टाइम पे। डिविडेंड के टाइम पे पढ़ा था। डिविडेंड के सोर्सेस में फोर्थ सोर्स था ये, 4 पॉइंट। करेक्ट। दूसरा सर, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। सर इंडिया की गवर्नमेंट से मिला तो भी डिपॉजिट नहीं गिनेंगे, फॉरेन की गवर्नमेंट से मिला तो भी नहीं गिनेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट। फेमा कौन सा? फेमा ही लेना वो वाला सर। फेमा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। क्लियर है यहां तक? सर एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक। सर आप किसी भी प्रकार का अगर लोन लेते हो किसी बैंक से तो क्या उसको हम डिपॉजिट कंसिडर करेंगे? तो आंसर इज अ बिग नो सर। ऑल्दो आपको पैसा मिला है बट उसको हम डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे। सर एनी लोन, ऊपर बैंक से मिल रहा था, यहाँ पे पीएफआई से मिल रहा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है। मतलब एनबीएफसी भी हो सकता है, एचडीएफसी भी हो सकता है, कोई भी और इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। इनसे भी अगर आपको लोन मिलता है तो भी हम उसको आप डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करोगे। आइए यहाँ तक बात समझ में? एक मिनट रुक भाई। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखा कि सर आपको जो भी पैसा मिलता है कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उसको हम डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा हमने देखा सर ऐसा कोई भी प्रकार का लोन जो आपको मिलता है फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन बैंक से, तो उसको भी हम कंसिडर, फॉरेन गवर्नमेंट से उसको हम लोन कंसिडर नहीं करेंगे। तीसरा हमने देखा सर ऐसा कोई भी पैसा जो आपको लोन मिलता है, लोन के तरीके से मिलता है फ्रॉम अ कंपनी, सॉरी फ्रॉम अ बैंक, उसको हम लोन डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे। चौथा, ऐसा कोई भी आपको पैसा मिलता है फ्रॉम, लोन मिलता है फ्रॉम पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट पहला, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिलता है जिसका गारंटी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। दूसरा, आपको फॉरेन गवर्नमेंट से मिल रहा है। तीसरा, आपको बैंक से किसी प्रकार का लोन मिल रहा है। चौथा, आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल रहा है। इन चारों चीजों को हम लोन मिल रहा है, पैसा भले मिल रहा है बट इसको हम डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। फिफ्थ, एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर। आपने कमर्शियल पेपर बाजार में डाला,
उसके बदले में पैसा उठाया, वो कमर्शियल पेपर लोन है, ना कि डिपॉजिट्स है। एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी, सर टाटा कंपनी ने विप्रो कंपनी को, रिलायंस कंपनी ने, इंफोसिस कंपनी को, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को किसी भी प्रकार का जो पैसा दिया है उसको बोला जाता है इंटर कॉर्पोरेट लोन, इंटर कंपनी लोन, दो कंपनी के बीच का लोन। सर रिलायंस ने टाटा को पैसा दिया है तो रिलायंस के एसेट में दिखेगा, टाटा के लाइबिलिटी में दिखेगा, ये जो आप दे रहे हो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। आई बात समझ में? Any amount received and held towards subscription of any securities including share application money or advance towards allotment of securities so long as such amount is appropriated only against the amount due on allotment of the securities applied for। सर आपने लोगों से पैसा लिया है, आपका IPO आने वाला है, आपने लोगों से एप्लीकेशन मनी लिया है, आप वेट कर रहे हो कि जब तक हमारा 90% सब्सक्राइब नहीं हो जाता है तब तक हम अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकते हो। तो जब एक लोगों ने दिया, दो लोगों ने दिया, तीन लोगों ने दिया, 10 ने दिया, 1000 ने दिया, 10 करोड़ ने दिया, 15 करोड़ ने दिया, 25 करोड़ लोगों ने देते गए, लेकिन अब तक आपका 80% ही सब्सक्रिप्शन फुलफिल हुआ है, तो क्या आप अपना शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर सकते हो? लेकिन सर अभी तक जो ये 80% लोगों का 80 करोड़ रुपए आपके पास में आके पड़ा है, तो क्या इसको मैं डिपॉजिट कंसिडर करूंगा? सर ये तो आके पड़ा है, जब तक इनका अलॉटमेंट का विंडो खुला है तब तक लोग अप्लाई करते रहेंगे। एक बार अप्लाई हो गया, मैं देखूंगा 90% सब्सक्राइब हुआ क्या, मैं उनको उनके शेयर्स अलॉट कर दूंगा, और अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुए तो मैं इनको रिफंड कर दूंगा। तो सर जब तक मैं रिफंड नहीं करता हूं तब तक ये मेरे पास जो पैसा पड़ा है इसको क्या मैं डिपॉजिट कंसिडर करूं? इस पे क्या बैच दूं उनको? क्योंकि सर विंडो खुली है 3 दिन के लिए, मैंने आज अप्लाई किया, मैंने आज कंपनी को 1 करोड़ रुपए दे दिया, जबकि अलॉटमेंट मेरे को 1 हफ्ते बाद होने वाला, तो क्या 1 हफ्ते तक कंपनी उसको डिपॉजिट बोल के मेरे को ब्याज देगी क्या उस पैसों का? सर ये डिपॉजिट नहीं होता है। अच्छा, अगर मैंने जो सिक्योरिटीज है वो सिक्योरिटीज कितने दिन के अंदर अलॉट हो जानी चाहिए? 90% सब्सक्राइब हो जाता है तो सिक्योरिटीज आपको कितने दिन के अंदर अलॉट हो जानी, तो याद रखना 60 डेज। और अगर आप सिक्योरिटी 60 डेज के अंदर अलॉट नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या का बैच? पैसे रिफंड दे, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सर पैसा कितने दिन में रिफंड करना पड़ेगा? जब से आपने सिक्योरिटी देने का वादा किया था उससे 75 दिन के अंदर, मतलब 60 दिन के हो गए आपकी सिक्योरिटी इशू करने का टाइम, तो आगे कितना दिन का टाइम बचा आपके पास में? तो सर 60 दिन खत्म होने के बाद में आपके पास में अगले 15 दिन का टाइम है कि आपको अपना पैसा जो भी है लोगों को जो रिफंड करना है वो रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ पूछो ना। अरे आप बोलो, मेरे को कुछ और पूछना, पूछ लो। अरे पहले अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। निशा बोल। सर आईपीओ आया हम्म और 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, हम्म तो फिर बाकी का उसको रिफंड करना पड़ेगा, हम्म क्या फिर वो बंद हो जाएगी कंपनी? बंद मतलब कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी तो जो पहले भी चल रही थी ना। आईपीओ तो एक ही बार कर सकते हैं ना स्टार्टिंग में। आईपीओ एक बार कर सकते हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि कंपनी चालू करोगे तो डायरेक्ट आप पब्लिक कंपनी खोल के बैठ जाओगे। जैसे अभी कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आ रहा है, पता है तुमको? कल्याण ज्वेलर्स देखो आ गया ना। आ गया, हाँ शायद आ गया। अब क्या कल्याण ज्वेलर्स की अभी शुरू हुई क्या? नहीं, कल्याण ज्वेलर्स तो बहुत पहले तक था, लेकिन उसको आज दिन तक पब्लिक का पैसा लेने की इच्छा नहीं लगी, तो वो अपनी प्राइवेट कंपनी बना के काम कर रही थी, या फिर पब्लिक भी कंपनी बना के काम कर रही थी जिसका नाम रहेगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। बारबेक्यू नेशन, ये नाम सुना है? बारबेक्यू नेशन का अभी आईपीओ आ रहा है, तो क्या कंपनी चल नहीं रही थी क्या अभी तक? आरजी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं चाहिए अभी कुछ पब्लिक का पैसा। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ अब मैं एक काम करता हूं, मैं पब्लिक से पैसा ले सकता हूं, तो मैं अपना आईपीओ फ्लोट कर दूंगा मार्केट में। तो क्या मेरी आरजी क्लासेस चल नहीं रही थी क्या अब तक? हाँ तो प्राइवेट से अपना स्टेटस चेंज करूंगा ना मैं पब्लिक में। है ना महेश ट्यूटोरियल, मालूम तुमको? नाम सुना महेश ट्यूटोरियल? महेश ट्यूटोरियल मुंबई की एक क्लासेस है, वो लिस्टेड है। आई डोंट नो उसका शेयर प्राइस वगैरह क्या जाता है। शेयर्स का कुछ है ही नहीं ना इसमें। आप एक मिनट, शेयर प्राइस
महेश ट्यूटोरियल एडुकेयर, एजुकेशन। आईपीओ का लॉजिक इज नॉट विथ योर टाइप ऑफ बिजनेस। आईपीओ आप क्यों ले रहे हो कि आप उसके पैसों को दुगना या उसके पैसों को आप यूज करके लोगों को रिफंड, लोगों को ग्रोथ करके दे सकते हो, उसके लिए आईपीओ लाते हो आप। तो आप कोई भी टाइप की कंपनी ले सकते हो, उसके लिए आपको क्लासेस होना जरूरी है। हॉस्पिटल्स का भी आता ही है ना। अब वो हॉस्पिटल को क्या होता है, हॉस्पिटल छोड़ के कितने सारे, अभी ये कल्याण ज्वेलर्स जैसे हो गया, ज्वेलरी का शॉप, ज्वेलरी का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस, फूड का बिजनेस है, डीमार्ट जैसा का बिजनेस है, कार का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। जो कंपनी बोलो वो उस कंपनी का आईपीओ मिलेगा तुमको। आई बात समझ में? तो आईपीओ और आपके बिजनेस करने के तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी टाइप का बिजनेस आप आईपीओ लेके आ सकते हो। आई डोंट नो, बाईजूस भी शायद लिस्ट होने के कगार पे है। बाईजूस भी अपने आप को लिस्ट करवा रहा है। अब बाईजूस भी तो एजुकेशन ही है ना। बाईजूस को चाहिए कि मेरे को 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं उसको और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा और उससे और पैसा कमा के लोगों को दे सकता हूं और अपना खुद को भी रिटर्न कमा के दे सकता हूं। सर मैं अपना, तो सर आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? अरे मेरे पास में 500 करोड़ नहीं है और कोई बैंक मेरे को 500 करोड़ देने की इच्छुक में नहीं है। मैं लोगों के पास जाऊंगा और उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा मांगूंगा, ऐसा करके 500 करोड़ अपने पास में जमा कर लूंगा। इसको 500 करोड़ में से 500 करोड़ उसके, 100 करोड़ मेरे, ऐसे करके टोटल 600 करोड़ में बाजार में डालूंगा। बाजार में डाल के 600 करोड़ का 50% कमा के 900 करोड़ कर दूंगा। तो मेरी भी तो 100 करोड़ का 50 करोड़ कमाया ना मैंने। लेकिन सिर्फ 100 करोड़ में नहीं डाल सकता था, मेरे को बड़ा अमाउंट चाहिए था, तो मैंने सबके पैसे लेके डाले। आई बात समझ में? मैं क्या बोल रहा? हाँ आपने बताया था ना कि अगर कंपनी ने डिविडेंड इशू किया और उसको वही टाइम पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें उसका 3 टाइम्स रिटर्न होता है, तो वो प्रॉफिट हो जाता है। मतलब उसने शेयर होल्डर को पूछ के सब करना चाहिए। रिटेन अर्निंग कर देगा वो। हाँ हाँ, तो पर डायरेक्टर 30,000 की पेनल्टीज, पर डायरेक्टर 1000 रुपीज ऐसा था ना उसका। हाँ, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो, पे नहीं किया तो। हाँ, पे नहीं किया तो उसके जगह कोई कंपनी में या किसमें तो भी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया डिविडेंड की इनकम को। आपने अगर डिक्लेयर किया था तो आपको पे करना कंपलसरी हो जाता है। यू कैन नॉट विदड्रॉ योर डिक्लेरेशन। वंस डिक्लेयर्ड यू हैव टू पे। तो ऐसा क्वेश्चन था उसमें, तो मैंने तो 1000 रुपीज ही लिख दिए। उसने क्या किया था कि डिविडेंड इशू किया शेयर होल्डर को एजीएम में, और फिर उसको वही टाइम पे शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा कर दो ऑफर है, उसने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। तो कितने तो भी दिन लेट हो गया, 45 डेज था शायद। तो फिर मैंने वो लिख दिया 1000 रुपए, और कॉन्सिक्वेंसेस उसके अलावा मुझे पता ही नहीं क्या है। उसके अलावा भी है क्या? कंपनी को भी तो पेनल्टी लगेगी ना। बताते क्या है? सिर्फ डायरेक्टर को क्यों लगेगा? कंपनी को भी तो लगेगा ना। प्लस प्लस ब्याज भी देना पड़ेगा। 2 ब्याज देखे थे अपन ने, एक 18% देखा था और एक 12% देखा था। कितने मार्क्स रखते हैं इसको? एक लिखा नहीं बरोबर कौन सी। ठीक है ना, ठीक है ना, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक समझा। एक बार डब्बा पढ़ो, ये जो पर्पल कलर का डब्बा है। क्या बोला तुमने? सिक्योरिटीज कब तक इशू कर देनी चाहिए मैंने? 60 days। और अगर नहीं किया तो रिफंड कितने दिन में कर देना चाहिए? अगले 15 दिन 15 दिन, मतलब 60 के बाद के 15 दिन या 60 दिन में आ गए 15 दिन? के बाद 60 के दिन। एक बार पढ़ना फटाफट। श्रद्धा तू पढ़ रही है ना? श्रद्धा? हम्म। हुआ? वही चीज है जो तुमने अभी बोली। 50। चलो हम पढ़ रहे कौन सी अमाउंट को हम डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसिट ऑफ द अमाउंट वाज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सर कंपनी को जो भी डायरेक्टर से पैसा मिला हो या फिर डायरेक्टर के किसी रिलेटिव से पैसा मिला हो,
डायरेक्टर या किसी रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ने कंपनी को पैसा दिया है तो इसको हम डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे। आई बताओ ना। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज, ये पारूपासी चार्ज, ये बेसिकली अपन चार्ज ऑफ एसेट्स जब करेंगे ना, इसके नेक्स्ट चैप्टर जो चार्जेस है उसमें पढ़ेंगे अपन इसको, इसको पॉइंट को छोड़ दो। फिर बाय एन अमाउंट, एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो सर एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स नॉट कंस्टिट्यूटिंग द चार्ज ऑन एसेट एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मेड बाय सेबी। सर आपको पैसा मिला है बाय इशूइंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और ऐसी कंपनी को पैसा मिला है जो लिस्टेड हो गए। एग्जांपल, सूर्या लिमिटेड हैज रेज्ड रुपीज 2 लाख थ्रू इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स। वो बट ऑफ कोर्स ऐसे पैसे होने चाहिए जिसको एसेट पे चार्ज नहीं क्रिएटेड है। एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर सेबी, द सेड अमाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स अंडर दिस क्लॉज। समझ में आया? सबसे पहले वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, दूसरा उसने ऐसा पैसा लेना चाहिए जो नॉन चार्ज एसेट है ऑन बाय वे ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अगर प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसको हम डिपॉजिट्स डिक्लेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। क्लियर है क्या? एनी अमाउंट received from an employee not exceeding his annual salary under the contract of employment with the company in nature of being non interest bearing security deposit। सर आपने किसी एम्प्लॉय का पैसा लेके रखा है उसकी पगार से कम, उसकी पगार से कम, तो आप उसको डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करोगे। आई बात समझ में? एग्जाम्पल, रुपीज 2,50,000। एक मिनट, एग्जाम्पल खुद रीड करना फटाफट। वही चीज है। चलो आगे। मतलब जिसके ऊपर आप ब्याज नहीं देने वाले उसको, अगर ब्याज दोगे तो डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे कंसिडर होगा क्योंकि उसकी सैलरी थी 2 लाख और आपने लिए 2.5 लाख, उसके सैलरी से ज्यादा लिया ना तो डिपॉजिट बनेगा ही ना वो। बराबर है ना? बट ऊपर अपन ने पढ़ा ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी। एम्प्लॉय का पैसा कंपनी ले रही है तो हम डिपॉजिट कंसिडर तब नहीं करेंगे जब उसकी सैलरी से ज्यादा आप नहीं लेते हो और दूसरा वो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होना चाहिए। यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट बेरिंग तो है बट सैलरी से एक्सीड तो कर गया ना। ये दोनों कंडीशन एंड है और नहीं है ना, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको इसको डिपॉजिट नहीं मानना है तो। हुआ? यस सर। चलो,
एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट, सर ट्रस्ट में अगर कोई अपने पैसा होल्ड करके रखा है जिसपे आपको ब्याज पे नहीं करना है, उसको भी हम कभी भी डिपॉजिट्स नहीं कंसिडर करेंगे. Any amount received in the course or for the purpose of business of the company, in the course of the business of the company as an advance for supply of goods or provision of services accounted for in any manner whatsoever, provided that such advance is appropriated against supply of goods within a period of 365 days from the date of acceptance of deposit. सर आपने अगर जो भी नॉर्मल बिजनेस है, आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, सपोज आपका बिजनेस है रिलायंस डिजिटल का, तो आपने किसी इंसान से, किसी कस्टमर से एडवांस लेके रखा है. सपोज एक कस्टमर है आपके पास में होटल ताज, सर होटल ताज मेरा कैसे कस्टमर, अरे मैं रिलायंस डिजिटल हूं, मेरे पास में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कैमराज है, मेरे पास में इतनी सारी चीजें हैं जो होटल ताज को चाहिए. होटल ताज ने मुझे 10 करोड़ रुपए एज एन एडवांस देके रखा है, तो क्या मैं इसको डिपॉजिट कंसिडर कर लूं? सर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है जिसमें मैंने एडवांस लेके रखा है, इसको मैं डिपॉजिट कंसिडर नहीं करूंगा अगर मैंने वो एडवांस लेने के 365 दिन के बदले 365 दिन के अंदर उसके बदले में जो उसको देना चाहिए था वो दे दिया होगा. तो मैंने एडवांस लिया और 2 साल तक उसको माल दिया ही नहीं, तो उसको मैं डिपॉजिट कंसिडर कर लूंगा क्योंकि मैंने 365 दिन से ज्यादा का उसका एडवांस रोक कर रखा है अपने पास में. लेकिन सर आपने एडवांस लिया और 365 दिन के अंदर ही उसके बदले में, उस एडवांस के बदले में जो भी गुड्स आपको डिलीवर करने थे वो आपने डिलीवर करवा दिए, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि ये डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं होने वाले हैं. समझ में आया? हाँ ना? पक्का? पक्का ना? ओके. However, in case of any advance which is subject matter of any legal proceeding, सर इसके एडवांस के ऊपर हमारा केस चल रहा है. अब केस जरूरी है क्या कि 1 साल में आ जाएगा रिजल्ट उसका? तो सर 1 साल से ज्यादा का भी टाइम लग सकता है, तो 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा तो क्या हम उसको डिपॉजिट कंसिडर कर लेंगे? सर मेरी क्या गलती थी, कोर्ट ने डिसीजन लेट दिया. तो if however in case of an advance which is subject matter of any legal proceeding before the court of law, the said time of 365 days shall not apply. आई बात समझ में? सर वो मैटर अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के सामने, तो यहाँ पे 365 दिन की लिमिट नहीं लगने वाली है. क्लियर है? पढ़ के दो यहाँ तक पहले, 1 मिनट. हेलो, चलो चलो आगे. सर आपने एडवांस लेके रखा है, अभी भी हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही चल रहे हैं जो अपन ने ऊपर पढ़ा था. सर आपने ऐसा कोई भी अगर पैसा लेके रखा है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस, सर आपने किसी प्रकार का एडवांस लेके रखा है रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए अगर आपने एडवांस लेकर रखा है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो भी हम उसको डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे. सर या फिर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर रखा है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं ना, अगर आपको काम करना है तो पहले 1 लाख रुपए हमारे पास में जमा करवा के रखो, फिर हम आपको काम करने के लिए परमिशन देंगे. काम करने के लिए परमिशन देंगे, काम कर लेना, और अगर आपने कोई भी गलती किया तो इस 1 लाख के डिपॉजिट में से आपका पैसा काट दिया जाएगा. तो सर ये जो आपका डिपॉजिट आपने रखा है, तो क्या उसको मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखा है, क्या इसको मैं डिपॉजिट कंसिडर करूंगा? ठीक है. एनी एडवांस received under the long term projects for the supply of capital goods except those covered under item B. item B बोले तो immovable property. सर इसको छोड़ के कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई भी एडवांस लेके रखा है, तो क्या मैं उसको डिपॉजिट कंसिडर करूंगा? एज एन एडवांस टुवर्ड्स द कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रिटर्न अग्रीमेंट
if the period for providing such services does not exceed the period prevalent stated as per common business practice or 5 years from the date of acceptance of such service whichever is less. कुछ काम का नहीं है, मतलब बेसिकली सर आपने ना कुछ पैसा रोक कर रखा है, बोले फ्यूचर में आपकी जो सर्विसेज आप मुझे देने वाले हो उसके लिए मैं कुछ पैसा अपने पास में रोक कर रखता हूं. मैंने फ्रिज लाया या मैंने सोलर लगवाया, सोलर का कॉस्ट था 1 लाख रुपए, मैंने उसको दिए 90,000 रुपए, 10,000 रुपए रोक के रखे. क्या बोल के कि तू मेरे को सर्विसेज वगैरह आगे प्रॉपर देगा, प्रॉपर उसकी सर्विसिंग करके देगा तो तेरे 10,000 में रिलीज कर दूंगा. तो सर ये कितने सालों तक मैं रोक कर रख सकता हूं? 5 साल तक, या फिर जो आपके अग्रीमेंट में आपने डेट लिखी होगी वो विच एवर इज लेस तक. आपने अग्रीमेंट में लिखा था कि मैं 2 साल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या बराबर से मेंटेनेंस करके दूंगा, तो 2 साल या 5 साल विच एवर इज लेस मतलब 2 साल. तो 2 साल तक उसको आप डिपॉजिट कंसिडर नहीं करोगे. अगर आपने 2 साल के अंदर आपने उसको पैसा रिफंड कर दिया, 2 साल के बाद में आपका देखा जाएगा कोई पैसा आपके पास में ऐसा पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है, ओके, डिपॉजिट की कोई बात ही नहीं आती. अगर पड़ा है 2 साल के बाद में भी तो उसको 3rd ईयर में हम डिपॉजिट कंसिडर करना शुरू कर देंगे. सर लेकिन आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि हम अगले 15 साल तक आपका पैसा रोक के रखेंगे, तो हम 15 साल तक और वेट करेंगे क्या? तो 15 साल या 5 साल विच एवर इज लेस मतलब 5 साल. क्लियर है यहां तक? हाँ भारती, यस, पूरे लर्न करने क्या नहीं, एनी 8 जो अच्छे लगते हैं, कोई भी 8. क्लियर है? An amount of 25 lakh rupees or more received by a startup company by way of convertible note, that is convertible note मतलब convertible into equity shares or repayable within a period not exceeding 10 years from the date of issue in a single transaction from a person. सर किसी एक इंसान ने एक स्टार्टअप कंपनी को 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट दिया है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टिबल नोट. कन्वर्टिबल नोट का मतलब होता है कि एक समय के बाद में आप इस नोट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको पूरा पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा 10 सालों के अंदर. अगर ऐसा सिंगल ट्रांजैक्शन में आपको 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट आपको मिलता है तो उसको हम डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे. 25 लाख या उससे 25 लाख से अगर कम मिलता है तो उसको हम डिपॉजिट्स कंसिडर करेंगे. समझ में आई बात? पक्का? ओके. Depositor. Rule 2 subsection 1 clause D. The term depositor means any member of the company who has made a deposit with the company, any person who has made a deposit with a public company under section 73, under section 76. In other words, any member of a private or a public company who has deposited money with his company is a depositor. Any person who has deposited money with a public company is also a depositor. एक ही बात है सर, प्राइवेट या पब्लिक में आपने जो भी पैसा दिया है उसको हम डिपॉजिट्स कंसिडर करेंगे. सर क्या हर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं. ओनली एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? अब सर एलिजिबल कंपनी होती क्या है? अ पब्लिक कंपनी इज एन एलिजिबल कंपनी. सर बात खत्म हो गई. Is an eligible to accept deposit from public at large only if it meets the above mentioned criteria. ऊपर अपन पढ़ा था. A public company can accept deposits from its members and also from the public if it fulfills certain parameters. ये वाला पढ़ा था, if fulfill certain parameters. अब वो पैरामीटर्स पढ़ने वाले अपन. सर सबसे पहले तो वो एक पब्लिक कंपनी होना चाहिए. हाँ हमको मालूम है. सेकेंड, इट शुड हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़. आपकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ होनी चाहिए, या फिर और आपका टर्नओवर जो है वो कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए. उसके बाद में इट हैज ऑब्टेन्ड द प्रायर कंसेंट बाय मींस ऑफ एसआर पास्ड इन जनरल मीटिंग कि क्या हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करें. अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन फाइल्ड विद द आरओसी and ordinary resolution is sufficient if an eligible company is accepting the deposit within the limit specified under section 180 subsection 1 clause C. कुछ तो भी लिमिट्स है इसमें. उस लिमिट के अंदर अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, उसके ऊपर आपको लेना है
तो स्पेशल रेजोल्यूशन। और आपको अगर एलिजिबल कंपनी बनना है तो सबसे पहले अपने पब्लिक कंपनी होना चाहिए, आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 500 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, आपने प्रायर कंसेंट मांगनी चाहिए मेंबर से बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने वो रेजोल्यूशन फाइल करना चाहिए आरओसी में, और आप स्पेशल की जगह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी करवा सकते हो अगर आप लिमिट के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो। सर हम्म सर यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी एलिजिबल कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी ले ही नहीं सकती क्या डिपॉजिट? फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि मेंबर से ले सकती है? अरे तू थोड़ा धीरे तो बोल, ले सकती है ना। पब्लिक एट लार्ज से लेने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है, मेंबर से लेने के लिए तो आप वैसे भी ले सकते हो मेंबर से। ठीक है सर। पब्लिक एट लार्ज के लिए आपको एलिजिबल कंपनी होना जरूरी है। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके, अब आती प्रोहिबिटिव प्रोविजंस। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक अनलेस इट फॉलोज द मैनर प्रिस्क्राइब अंडर चैप्टर 5। exempted companies according to provision ये एकदम least important ये है सेक्शन है। The prohibition contained in subsection 1 with respect to acceptance or renewal from the public shall not apply to the following companies। ये जो restrictions है ये बैंक को नहीं लगते, एनबीएफसी को नहीं लगते, एचएफसी को नहीं लगते, एनी कंपनी को नहीं लगते जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके रखा है। इन चार के लिए ये प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये कभी भी ले सकते हैं, इनको कोई प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक है, ओके। प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस बाय डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एन एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? सबसे पहले तो वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। 100 करोड़, हाँ पब्लिक, नेटवर्थ कितना होना चाहिए? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ तक होना चाहिए, टर्नओवर, टर्नओवर 500 करोड़। उसने कौन सा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। वो ऑर्डिनरी चलेगा अगर हाँ, सेक्शन 181 की लिमिट में आता है तो। देख लो, ऐसा बोले क्या तुमने? सेम वही चीज रिपीट होने वाली है। सर आपको क्रेडिट रेटिंग भी लेना पड़ेगा। द एलिजिबल कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या होता है आपका सर? आप कितनी कंपनी अच्छी हो उसकी रेटिंग जो होती है वो चीज। ऊपर अपन ने देखा था कि आप जो सिक्योर्ड एसेट लेते हो उस पर चार्ज क्रिएट करते हो, तो क्या आप टेंजिबल एसेट पे ही करते हो या इंटेंजिबल्स पे भी कर सकते हो? याद है क्या ऊपर टेंजिबल वर्ड पढ़ा था, अंडरलाइन भी किया था अपन ने। देखा ये वाला? तो इसका मतलब है अ कंपनी कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन। सर बट ऑफ कोर्स अगर आप 100 रुपए का ब्याज दे रहे, 100 रुपए का डिपॉजिट ले रहे हो और 10 रुपए का ब्याज दे रहे हो, तो सामने वाले को आप सिक्योरिटी दोगे तो 90 रुपए की सिक्योरिटी दोगे तो चलेगा क्या? मतलब 90 रुपए की सिक्योरिटी देके 110 रुपए का लोन लोगे तो होगा क्या काम? सर कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा? 110 से ज्यादा की सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तभी तो आपको वो 110 का लोन देगा, बराबर। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट सब्जेक्ट टू द चार्ज शैल बी असेस्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सर इसका जो रजिस्टर वैल्यूएशन रहेगा वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा। द सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स। सर ये जो आप सिक्योरिटी दोगे, रुशिल म्यूट करना, कुछ आवाज आ रही है तेरे पीछे से, ब्रूनो आके बैठा है शायद तेरे पास। तो आप ये जो भी सिक्योरिटी दे रहे हो वो आप एक ट्रस्ट में दोगे, स्पेसिफिकली मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी के लिए। अरे है ना? अब एक बात समझना सर, ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, डिपॉजिट्स, इनका टेन्योर फॉर रीपेमेंट कितना होता है? मतलब ये डिपॉजिट्स को आपको रिडीम करना पड़ेगा, इसके बदले में उनको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा,
तो आप डिपॉजिट्स मिनिमम 6 मंथ्स के लिए ले सकते हो, मतलब सर 6 महीने से कम के लिए डिपॉजिट हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हो, और मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए ले सकते हो। आई बात समझ में? लीशा तू दूसरे बैच में आ गई, टाइम अपनी बैच को अभी। यहाँ तक समझ में आया? आपका मिनिमम पीरियड कितना रहेगा, मैक्सिमम पीरियड कितना रहेगा? सर क्या मैं डिपॉजिट 6 महीनों से कम के टाइम के लिए ले सकता हूँ? नहीं सर क्या मैं डिपॉजिट 36 महीने से ज्यादा के लिए ले सकता हूँ? नहीं आई बात ध्यान में? एक्सेप्शन उसका एक एक्सेप्शन है सर। सर आप किसी को अर्जेंट नीड है, इसके लिए आप 6 महीनों से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करवाना चाहते हो, कि आप बोल रहे हो कि मैं आपको से डिपॉजिट ले रहा हूं 4 महीने के लिए, आइडियली आप नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। बस एक शर्त है कि ऐसे टाइप के जो आपके डिपॉजिट्स रहेंगे ये आपके टोटल डिपॉजिट के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपके टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 10% से ज्यादा के ऐसे डिपॉजिट्स नहीं होनी चाहिए जिसकी मैच्योरिटी 6 महीनों से कम की होवे। आई क्या बात समझ में? मैंने डिपॉजिट्स लिए, डिपॉजिट 1 इसकी मैच्योरिटी थी 7 मंथ्स, अमाउंट है 2 करोड़। सेकेंड मैंने डिपॉजिट लिए जिसकी मैच्योरिटी थी 10 मंथ्स, अमाउंट इज 4 करोड़। मैंने डिपॉजिट्स लिए जिसकी वैलिडिटी थी 4 मंथ्स, जो अमाउंट है 1 करोड़। मैंने कुछ डिपॉजिट लिए जिसकी मैच्योरिटी थी 9 मंथ्स, अमाउंट है 5 करोड़। मैंने डिपॉजिट लिए जिसकी मैच्योरिटी थी 2 मंथ्स, जिसका अमाउंट था 15 करोड़। मैंने डिपॉजिट्स लिए जिसकी मैच्योरिटी थी 12 मंथ्स, 32 मंथ्स, जिसका ये था 20 करोड़। मैंने कुछ डिपॉजिट्स लिए जिसकी मैच्योरिटी थी 40 मंथ्स, जिसका अमाउंट था 1 करोड़। और मैंने कुछ डिपॉजिट्स लिए जिसकी मैच्योरिटी थी 5 मंथ्स, उसका अमाउंट था 2 करोड़। क्या सही है और क्या गलत है मेरे को एक बार बता देना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 और 8 गलत। फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत है? सेकंड में? थर्ड में? हाँ वो है बट नहीं है दिक्कत। ओके, आइडियली ये 6 मंथ से कम है तो मेरा कितना परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10% ऑफ ऑलरेडी तो डिपॉजिट है आपके पास। 10% ऑफ माई पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब 100 प्लस 20 प्लस 30, दैट इज 10% ऑफ 150, मतलब 15 करोड़ से ज्यादा के मेरे पास में ऐसे डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए जिसका मैच्योरिटी 6 महीनों से कम होवे। तो यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मैक्सिमम और 14 करोड़ ही ले सकता हूँ, बराबर? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? सर 14 ही ले सकते थे, मतलब ये इसका जो एक्सेस 1 करोड़ है ये गलत है। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? सर 40 मंथ का आप ले ही नहीं सकते, ये 1 करोड़ आपका गलत है। इसमें कोई गलत है? ले ही नहीं सकते, तो सर आपको बेसिकली 4 करोड़ का डिपॉजिट रिफंड करना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? ठीक है, पेज 5.12 पे जो 5th वाला पॉइंट है वो होमवर्क है। ये नहीं, बस वो 5th वाला पॉइंट एक होमवर्क है, और 8th वाला पॉइंट होमवर्क है। सिर्फ 8, 9th को हाथ नहीं लगाना। 10th वाला पॉइंट होमवर्क है,
कि जो डिपॉजिटर्स का रजिस्टर होता है जिसमें आपका नाम लिखना है, उसका नाम नॉमिनी लिखना है, डिपॉजिट नंबर, ये सारा टाइम पास काम है, वो आपको रीड करना है। बस इतना ही होमवर्क है, ये 3 पॉइंट्स होमवर्क है जो 2 बजे अपन 2:15 मिलेंगे, इसमें यही करने वाले हैं। ये होमवर्क करके आना, क्योंकि ये होमवर्क करोगे तो ही बचा हुआ समझेगा। कुछ नहीं समझा, कुछ वापस समझो, ऐसा कुछ है? 2 बजे कुछ सर एक क्वेश्चन है हम्म सर। अब किसी के पास अगर कंपनी कौन नहीं आया है? समृद्धि नहीं है? नहीं, समृद्धि है। रश्मि नहीं है। ओके, रश्मि का गई, समृद्धि? सर उसका कॉल ही नहीं लग रहा। ओके, होमवर्क किया? हाँ सर, वो 6th पॉइंट वो समझाइए ना, ट्रस्टी वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। ये वाला, ट्रस्टी और डिपॉजिट। हाँ ये ना 5th वाला ना? हाँ सर। ओके, गर्मी हो गई यार। Appointment for trustees for depositors. Following provisions are required to be observed in this respect. One or more trustee. अब एक्चुअली क्या होगा कि जो डिपॉजिटर्स है, अब सपोज 1 करोड़ डिपॉजिटर्स होंगे, उनको अगर तकलीफ होगी तो क्या वो डायरेक्टली तो इतने छोटे लोग होते हैं कि डायरेक्टली तो कोई मालिक के पास जा नहीं पाएंगे। कंपनी लेट्स से रिलायंस में अगर मुकेश अंबानी, तो उसके पास में तो जा नहीं पाएंगे। तो ये लोग सारे ट्रस्टीज सारे डिपॉजिटर्स मिलके उनमें से एक इंसान को एक ट्रस्टी बना लेते हैं अपना। जैसे डिबेंचर होल्डर का एक डिबेंचर ट्रस्टी होता है ना, वैसे डिपॉजिट वालों का एक डिपॉजिट ट्रस्टी हो जाएगा। Following provisions are required to be observed. One or more trustees for depositors need to be appointed by the company for creating security for the deposits. Second, a written consent shall be obtained from the trustees before their appointment. Same consent अपना शायद याद होगा तो ऑडिटर के टाइम पे भी अपन लेते थे। A statement shall appear in the circular or advertisement with the reasonable prominence to the effect that the trustees for depositors have given their consent फॉर सच अपॉइंटमेंट। आपको जब आप किसी डिपॉजिटर की ट्रस्टीज को अपॉइंट कर लेते हो तो उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड डाल दोगे। द कंपनी शैल एग्जीक्यूट डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म डिप्टी टू एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट, हाँ नहीं तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ हाँ, फॉर्म नंबर है वो तो, जैसे ADT 1 है, ADT 2 है, वैसे DPT 2 फॉर्म नंबर है। डिपॉजिटर्स 2 इशू नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड बनेगी ना आपकी, तो ट्रस्ट डीड आपको एडवर्टाइजमेंट के 7 days बिफोर DPT 2 में फाइल कर देना पड़ेगा। ऐसा ना? ओके, इसके नीचे का भी समझना है या क्या? भारती बोलना, कुछ दिक्कत है तो बताना। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी ये पॉइंट्स में, ये वाले ही। अच्छा, ये डिप्टी 2 को देख के, हाँ नीचे का थोड़ा ऐसे ही। ये वाला, no person including a company that is in the business of providing trusteeship services shall be appointed as a trustee for the depositors if the proposed trustee। सर आप ऐसे इंसान को ट्रस्टी नहीं बना सकते हो जो ऑलरेडी डायरेक्टर या KMP है कैश के अंदर, या सर इंडेटेड टू द कंपनी या कैश में, या उसका कोई मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ में, तो आप उसको ट्रस्टी नहीं बना सकते हो। या फिर कोई गारंटी में एंटर हुआ है तो नहीं बना सकते हो। या फिर सर ऐसे कोई लोग हैं जो A से D है, उनका कोई रिलेटिव है तो उसको भी नहीं बना सकते हो ट्रस्टी। अरे समझा क्या? ऐसा आई बात समझ में? अब आता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। एन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी बोले तो रुशिल, एलिजिबल कंपनी बोले तो, एलिजिबल कंपनी बोले तो रुशिल, रुशिल ए मेरे रुशिल, किधर गया तू? म्यूट पर है तू।
श्रद्धा एलिजिबल कंपनी बोले तो सेजल पब्लिक कंपनी, है आगे जो सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट वो कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। ओके और नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हाँ, नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए ओके फिर और 500 टर्नओवर 500 करोड़ से। टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए ओके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ओके ऑर्डिनरी करना है तो ऑर्डिनरी भी 181 वो फॉर्म था ना, स्पेसिफाइड सेक्शन। लिमिट्स के अंदर अगर हम डिपॉजिट्स कोई ले रहे हैं तो ऑर्डिनरी भी चलेगा। करेक्ट है मतलब यहाँ पे वर्ड आ गया लिमिट्स के अंदर अगर ले रहे हैं तो अपन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे तो भी चलेगा। तो अब अपने को समझना पड़ेगा सर लिमिट्स होती क्या है, बराबर है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड एलिजिबल कंपनी इज परमिटेड टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स, टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स। कुछ कंपनीज है जो एक्सेप्ट और रिन्यू नहीं कर सकती है, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी परफेक्ट और एनी कंपनी एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद है कि ऐसा चार्ट बना हुआ है उसका। निशा भारती के अलावा और किसको याद है क्या ऐसा कुछ है? आ गया तू? किधर गया था खेलने के लिए? अरे खेलने के लिए नहीं, उसे काम याद आ गया था। मैं बाहर ही था, मैं बोला मीटिंग ज्वाइन करना, अच्छा रात में 2 मिनट के बाहर जाना पड़ा। बराबर है। श्रद्धा बहन तू है कि अभी भी गायब है? मैं तो बोलने का ना याद नहीं है, मेरे को लगा तू है ही नहीं बैच में। हाँ सर आपकी लिमिट कितनी रहेगी वो समझना है। सर अगर आप ले रहे हो फ्रॉम द मेंबर्स या आप ले रहे हो अदर देन द मेंबर्स, सर ये राइट प्राइवेट कंपनी को होता है क्या? क्यों प्राइवेट कंपनी कहां से लेगी फिर? ठीक है करेक्ट। सर मेंबर से आप कितना ले सकते हो? मैक्सिमम 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। आप मेंबर से मैक्सिमम 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ये और भी कई परसेंटेज देखा है अपन ने, कहाँ पे देखा था? डिविडेंड के टाइम पे। डिविडेंड है कुछ भी, डिविडेंड के टाइम पे कहा देखा, कुछ भी बोलते। लास्ट ईयर से डिविडेंड करना पड़ता है ना तब। एक मिनट श्रद्धा कुछ बोल रही है, एक मिनट श्रद्धा, बहुत कान तरस गए तेरी आवाज सुने, मधुर आवाज वाणी सुने तेरे। हाँ क्या बोल रही तू? शेयर कैपिटल और वो तीन थे ना, फ्री रिजर्व्स, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अरे कल टेस्ट दी ना तूने? फिर अरे मेरे को डिविडेंड देना है तो मेरे को प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास में प्रॉफिट नहीं है या फिर मेरा प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, फिर भी मेरे को अगर डिविडेंड देना है तो रूल 3 में जाऊंगा। रूल 3 में 3 रूल्स है। पहला, आपका रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के एवरेज के रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जो फ्री रिजर्व अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो वो 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वो जो अमाउंट आपका फ्री रिजर्व्स का बच जाएगा उसका वैल्यू 15% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे बिलो नहीं फॉल करना चाहिए। ये था, याद है क्या? हैं शिवानी? एक और चीज है ना उसमें कि वो जो रेट अपन ने डिविडेंड अगर पिछले 3 साल में, हाँ मतलब वो फर्स्ट पॉइंट में है तो वो फर्स्ट वाला रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और जो भी अमाउंट हम करते हैं withdraw, सबसे पहले लॉसेस, तो सबसे पहले आपको लॉसेस को सेट ऑफ करना पड़ेगा, फिर भी कोई प्रॉफिट बचता है तभी जाके आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। श्रद्धा ऐसा कुछ याद आया क्या? हाँ तो आप अपने मेंबर से कितना ले सकते हो मैक्सिमम? और मेंबर्स के अलावा जो आउटसाइड से ले सकते हो वो कितना ले सकते हो? मैक्सिमम 25%। मतलब सब मिला के टोटल कितना ले सकते हो? 35
अरे 10 और 25 35 होते ना रे, 10% मेंबर से और 25% आउटसाइड से, टोटल आप 35% ले सकते हो। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल डिपॉजिट्स इन केस ऑफ एन एलिजिबल, सर ऊपर तो पड़ा एलिजिबल कंपनी, अरे ढोकले एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पर भी गवर्नमेंट, यहाँ पर भी एलिजिबल है बट ये गवर्नमेंट की हो गई, मतलब ऊपर वाला बट ऑफ कोर्स एलिजिबल नॉन गवर्नमेंट कंपनी था। तो आप कितना ले सकते हो इसमें, मेंबर नॉन मेंबर्स कुछ है नहीं, डायरेक्ट मैक्सिमम, ऊपर भी 35 था, 35 को ब्रेक करके था 10% 25%, नीचे गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्ट 35%, बात खत्म। क्लियर? ओके, 9th वाला पॉइंट, अरे मेंटेनेंस एंड यूजिंग द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। जैसे आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हो तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है, हाँ या ना? जैसे आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आपको एक सर्टन क्या बोलते हैं रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है कंपल्सरीली, मिनिमम 20%, याद है? थप्पड़ मारूंगा, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। डिविडेंड के टाइम पे तुमको अगर ट्रांसफर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अरे यूरिया है ना, यूडी है ना, वो कंपनी के ऊपर तो काम पूरा यूडी में ट्रांसफर करना पड़ता है, अगर वो 7 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर रेडी नहीं किया इसमें तो। मैं बोल रहा हूँ डिविडेंड, हाँ श्रद्धा हो रहा है, ये वाला हो रहा है आई गेस, रुक जा एक मिनट देखने दे मेरे को, 11 मिनट, हाँ ये वाला हो रहा है रिकॉर्ड। अरे ढोकले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए तुझे पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है साइड में, नहीं रिजर्व में, रिजर्व में इसमें थोड़ी होता है, कंपलसरी करना पड़ता है, नहीं होता है। 1956 में कंपलसरी हुआ करता था, 2013 में ऑप्शनल है, याद है ना? इन द सेम मैनर जितने भी आपके डिपॉजिट्स मैच्योर्ड होने वाले हैं उसका कम से कम 20%, उसका कम से कम 20% मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर को आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना है ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर। मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो सर इस साल में जितने भी डिबेंचर, जितने भी डिपॉजिट्स मैच्योर्ड होने वाले हैं वो मुझे 30th अप्रैल 2020 को ही उसका कम से कम 20% सेपरेट शेड्यूल बैंक में मेरे को डाल के रख देना पड़ेगा। आई के बात समझ में? मैच्योर होंगे 2021 के अंदर, बट ये फाइनेंशियल ईयर में जो भी होने वाले हैं इसका मेरे को 30 अप्रैल के पहले कम से कम 20% साइड में निकाल के रखना पड़ेगा, ताकि अब मेरे को पूरे दिमाग लगाना पड़ेगा सिर्फ 80% का पैसा लाने के लिए, क्योंकि 20% तो मैंने साइड में निकाल के रख दिया, अब उसका लोड ही नहीं मेरे को। समझा? लेकिन आपने जहाँ से निकाला होगा उधर भी तो आपको 20% भरने पड़ेंगे ना। नहीं, निकाला होगा मतलब मेरे प्रॉफिट से निकला होगा ना, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भरने की नीड ही नहीं, वो तो आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, वो तो आप साल भर में पैसा कमाओगे ना, ऐसा। ये लॉजिक क्या है इसके पीछे कि पहले साल की शुरुआत होते से तुम्हारा पैसा मैंने साइड में निकाल के रख दिया, अब तुमको पैसा चाहिए तो तुम क्या करोगे, और पैसा कमाने की भूख रखोगे, ज्यादा पैसा कमाने की भूख रखोगे तो प्रॉफिट लेके आओगे, प्रॉफिट लेकर आओगे तो डिविडेंड प्रॉपर्ली रेगुलेटली डिक्लेयर करते रहोगे। यही बात समझ में? वरना क्या होता है साल के एंड में देना जान पे आता है, पहले ले लो तो फिर मालूम पड़ता है कि अच्छा 20% तो चला गया, मतलब 20% हमको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है साल भर में। साल भर के एंड में क्या होता है थोड़ा पूरा जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है, फिर बोलते हैं यार पैसा तो बहुत है लेकिन अब हाथ में कुछ नहीं, सब जगह इन्वेस्ट कर दिया। डिपॉजिटर्स बोलेंगे भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है, हमने आपको डिपॉजिट दिया है जो मिनिमम 3 महीने के लिए होगा और मैक्सिमम 40 महीने के लिए होगा, ऐसा थोड़ी होता है क्या? नहीं, 36 महीने, मिनिमम 36 महीने, मैक्सिमम मिनिमम 5 महीने, मैक्सिमम, 6 महीने, अच्छा मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 26 महीने, 36। अच्छा 36 मंथ्स। अच्छा नहीं, मेरे को 6 महीने से कम के लिए भी देना है, आप बोल। आप दे सकते हैं कि आपका 10% ऑफ पेड चेक एट फ्री रिजर्व पेनल्टी प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं करना चाहिए। 3 चीज है, ठीक है। और
आप जितना भी विड्रॉ करते हो तो वो अमाउंट जो आपने डाल के रखा था वो 20% से नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब 20%, फिर 20%, फिर 20%, ऐसे आपने साल भर में ऐड किया होगा और एकदम से 70% निकालोगे या 50% निकालोगे, ऐसा नहीं चलेगा। उस अकाउंट में कम से कम 20% तो रहना ही रहना चाहिए। मतलब देखो, पिछले साल का 20 रहा होगा, क्योंकि मेरे को 20 के नीचे तो मैं डाल ही नहीं सकता। इस साल में मैंने और 20 डाला होगा, ऑटोमेटिकली 40% साइड में निकाल के रख दिया मैंने। अब मेरे को दिमाग लगाना है 60 के लिए। अगला साल आएगा, फिर 20% में निकालूंगा ये वाला, ये 20 वहीं पे कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझा नहीं तुमको, एक मिनट रुक जाओ। ये डब्बा रखा था फर्स्ट ईयर में मैंने, बराबर। अभी तक इसमें कोई पैसा नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने डिपॉजिट्स बांटे हैं, तो अगले साल कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाले रहेंगे, तो मैं इसमें का 20% साइड में निकाल के रख दूंगा। ठीक है, अब मैंने सिर्फ 20% मिनिमम था, मैंने इस 20 के बाद में और 30% इसमें ऐड कर दिया था। बोला अभी मेरे पास पैसे, इसमें ऐड करके रख लेता हूं। अगला साल आया, उस साल में मैच्योर होने वाले थे लेकिन लोगों ने मांगी ही नहीं, चलो बहुत अच्छा। अगला साल आया, अब मेरे को लगा कि अब मैच्योर होगा, तो मेरे को फिर से और 20% डालना पड़ेगा। इस साल डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं और मैंने 60% निकालने का ट्राई किया। क्या मेरे पास में 60% है? सर मेरे पास में टोटल 70% है, बट अगर मैं 60 निकाल लूंगा तो बैलेंस 10% बचेगा, जो चलेगा नहीं मेरे को, क्योंकि मिनिमम 20% तो होना ही चाहिए मेरे पास में। तो मैं मैक्सिमम कितना निकाल सकता हूं? खाली 50%। तो इसमें का 50% ही विड्रॉ करोगे। अब अगला साल आएगा, अब ये 50% चला गया मेरा, अब 20% ही बच गया। अब अगला साल आएगा, फिर से आप 20% डालोगे। अब आप विड्रॉ करोगे तो क्या करोगे? मैक्सिमम 20% ही विड्रॉ करोगे। तो समझ रहे हो, ये 20% तो आखिरी तक चिपका हुआ ही रहेगा ना आपको, और जब से लास्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा उसमें 20% यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि अगली बार कोई बचेगा ही नहीं। 36 महीने से ज्यादा का मैच्योरिटी रख ही नहीं सकते हो, तो 3 साल के अंदर ये जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। 3 साल तक 20% तो उसमें रहेगा ही रहेगा। प्लस फ्री रिजर्व्स, बराबर, करेक्ट है। किधर यार है? हाँ, कोई भी रजिस्टर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कितने साल तक मेंटेन करना पड़ता है किसी कंपनी को? 8 साल तक। बराबर, तो 8 साल तक आपको इस रजिस्टर को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कौन से रजिस्टर को? डिपॉजिट्स के रजिस्टर को। अब प्री मैच्योर्ड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। एक इन्वेस्टर था, डिपॉजिटर था, उसने कंपनी को डिपॉजिट्स दिए, बोला मैं आपसे 25 महीने बाद में लूंगा। कंपनी ने बोला बिल्कुल चलेगा, आप मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीनों के लिए तो हमारे पास में रख ही सकते हो। तो उसने भी बोला ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हुआ यूं कि उसके घर में आ गई शादी 4 महीने बाद में। अब उसको चाहिए पैसे, वो जाता है कंपनी के पास में, हाथ जोड़ के बोलता है कि सर मैंने आपको आज से जो 6-7 महीने पहले जो डिपॉजिट दिया था, 3 महीने पहले जो डिपॉजिट दिया था, 2 महीने पहले जो डिपॉजिट दिया था, 1 महीने पहले जो डिपॉजिट दिया था, 25 दिन पहले जो डिपॉजिट दिया था, वो प्लीज मेरे को रिटर्न कर दो। मेरे घर पे शादी आई है, मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी आई है, मेरे घर में कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ चुका है जो मेरे को पता नहीं था, और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? उसके बारे में प्रोविजन पढ़ना है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स बट बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ मैच्योरिटी। एक्चुअल डेट ऑफ मैच्योरिटी थी मेरी 25 महीने के बाद में, बट ये बोल रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अभी अपन एक बात समझते हैं कि ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, 2 सिचुएशन है। एक अराइज हुई 7th मंथ में और एक अराइज हुई 3rd मंथ में। मतलब एक 6 मंथ से ज्यादा, एक 6 मंथ से कम, बराबर। अभी हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं? ये वाले की। सर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स बट बिफोर द एक्चुअल मैच्योरिटी, if the depositor request for premature repayment, the rate of interest payable shall be 1% less than the rate which would be payable। मतलब एक्चुअली आपने डिपॉजिट दिया था 11% से, आप प्री मैच्योर कर रहे हो, 1% की पेनल्टी लगेगी, 10% का ब्याज मिलेगा। मतलब है? मतलब अगर मैं 11% के साथ इंटरेस्ट दे रही थी
हाँ जितने भी डिपॉजिट्स है हाँ ऐसे ही सकता नहीं। ठीक है समझा। ठीक है. In this respect, is to be noted that the period for which the deposit has run, if it contains any part of the year which is less than 6 months, then it shall be excluded. Otherwise, if that part is 6 months or more, it shall be taken as 1 year. क्या बोल रहा है? In this respect, is to be noted that the period for which the deposit has run, if it contains any part of the year which is less than 6 months, then it shall be excluded. Otherwise, if that part is 6 months or more, it shall be taken as 1 year. इसका कोई मतलब बता पाएगा? ग्रेचुटी पढ़ा है अपन ने. अगर 6 महीने तक या उससे ज्यादा के लिए है पर 1 साल से कम है तो उसको 1 साल मान लिया जाएगा। और अगर 6 महीने से कम है तो जितने साल उतना ही माना जाएगा। कितना? मतलब राउंड ऑफ नहीं करेंगे अपन। करेक्ट जब राउंड ऑफ करेक्ट. 2 महीने है तो 2 महीने का ही मिलेगा. 6 महीने से ज्यादा तो उसको 1 साल कंसिडर किया जाएगा. समझ में आया? रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस. कौन सा रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये? 1% वाला जो था ना वो. Where the deposit is prematurely repaid to comply with rule 3, that is premature repayment made in order to reduce the total amount of deposit to bring it within the permissible limits. What is my permissible limit if I am a non government company? सर अगर मैं मेंबर से ले रहा हूँ क्या, और अगर मैं नॉन मेंबर से ले रहा हूँ तो? अगर मैं मेंबर से ले रहा हूँ तो 10%, और अदर देन मेंबर से तो? सर अगर मैंने गलती से ऐसे कोई डिपॉजिट इशू कर दिए जो 10.01% हो गया, अब मेरे को इसको विद इन द लिमिट लाना तो 0.01 वाले को रिफंड करना पड़ेगा. तो 0.1 वाले को जो मैं रिफंड करूंगा तो 1% काट के करूंगा क्या? नहीं. इन्वेस्टर बोलेगा अरे मेरे को थोड़ी मालूम तूने कितने इशू करके रखे, तूने मेरे को दिया था, अब तू मेरे को वापस रिटर्न कर रहा है, तो मेरा 1% क्यों काट के दे रहा है? समझा? ओके. सेकेंड, where the deposit is prematurely repaid to provide for war risk or other related benefits of the personnel of navy, military or air forces or to their families during the period of emergency declared under article 352 of the constitution. ये गलत पॉइंटर आ गया इधर. ये सेकंड पॉइंट है उसका कि जब आप किसी मिलिट्री को या किसी नेवी वाले को प्रीमैच्योर रिपे करके दे रहे हो, क्या क्यों रिपे करके दे रहे हो? ड्यू टू इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उस टाइम पर भी आप पेनल्टी रेट 1% का नहीं काटोगे. आई क्या बात समझ में? कोई दिक्कत? आई गेस चैप्टर खत्म हुआ. कुछ छोड़ा अपन ने इसमें ऊपर? हाँ. तो वो जो 6 मंथ्स के पहले का रीपेमेंट कर रहे हैं तो उस पे तो 10% ही आएगा ना. वो उस पर 10% आएगा, लेकिन वो उतने महीने का ही मिलेगा फिर. जो उसके जितने मंथ का होगा वो. अब प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, सब कुछ सेम वही चीज पाई आएगी इसमें. सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. दूसरा आपको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स बताना पड़ेगा आपको. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना पड़ेगा. आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा. न्यूज़पेपर में ऐड देने के कितने दिन पहले आपको ट्रस्ट डीड बना देनी पड़ेगी? अरे एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के कितने दिन पहले आपको ट्रस्ट डीड में सारी डिटेल्स एंटर कर देनी पड़ेगी? हैं? 7 डेज. अरे याद है क्या 7 दिन लिखा था अपन ने नीचे? ठीक है. फॉर्म नंबर डीपीटी 2 था. करेक्ट. ये तुमने पढ़ा होगा एडवर्टाइजमेंट का वैलिडिटी कितना होता है. ठीक है. आपको जो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व में डालना पड़ेगा वो कितना डालना पड़ता है हर साल? 20%. वो भी कितने डेट के पहले?
बराबर। आपका अकाउंट का बैलेंस कितने से कम नहीं होना चाहिए? 20%। ऐसा बोले, वो रिपीट है, सेम ऊपर का नीचे कॉपी पेस्टेड है। अच्छा ठीक है, उसके फिर एक मिनट, हाँ हाँ करना एक बार। हाँ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग देयर फाइनेंशियल ईयर, हम्म वो ऊपर पड़ा था, वो पेड शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम का 20%। नहीं समझा मैं। सर हमने ऊपर पढ़ा ना कि वो वही कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा, हाँ तो वो था ना कि 20% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स प्लस नहीं नहीं सिक्योरिटी। नहीं नहीं नहीं, वो सब ये देख, चलो आपने डब्बा बनाया था एक, वही है ना ये? हाँ ये देख, ये डब्बा बनाया था। हाँ हाँ, यहाँ आपने वही पर बोले थे क्या? कि फ्री रिजर्व, फिर एक आपने ऊपर लिखे थे फ्री रिजर्व, ऐसा वो डब्बा स्क्रीन थोड़ा सा नीचे, हाँ हाँ ये ये बोलो। तो हमने भी वही सोचा कि फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल और वो सिक्योरिटी का 20% डालना पड़ता। हाँ। नहीं वो अलग था। अच्छा, कंबाइन कर दिया उसको। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ दूसरे पे चले गए। 10% का था, 20 का। वो 35% वाले की बात थी ये साल में। किधर गया अपना फाइनेंशियल ईयर? मैंने बोला था ना कि ये वाला जो साल रहेगा पूरा, इस साल में आपको जितना पैसा देना है इसका कम से कम 20% आपको अभी करना है। मतलब अब मेरे को जो दिमाग लगाना है वो 80% के लिए लगाना है। हाँ तो मेरे इस साल में जितने डिपॉजिट्स होने वाले हैं मैच्योर्ड, उसका 20% तो मैंने पहले 30 दिन में निकाल दिया। अब मेरे को जो दिमाग लगाना है वो खाली 80% के लिए लगाना का है, और इसका 20% से बिलो आपका फॉल नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो सर ये आप एक बार नीचे करो स्क्रीन, हम्म वो जो आपने डब्बा बनाया ना, हम्म ये भी तो वही था ना, आपने वही एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे। हम्म बराबर। तो फिर आपको बोल रहे हो पहले कि 20% ऑफ जितने भी मेच्योर हो सकते हैं इस बार, बराबर। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 20% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कंफ्यूजन हो रहा है, दो चीजें कैसे समझ में? नहीं तो नहीं ऐसा बोलना। नहीं, एक मिनट एक मिनट। ऐसा लिखो तो चलेगा इसको, डीआरआर। हाँ डिबेंचर मत बोलना है इसको, लेकिन नहीं। डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व है। एक्चुअल में डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है। हाँ ऐसा लिख लो लगे तो वहां पे बस, ठीक है। और जो बैलेंस है आपका, सर एक मिनट बताइए, स्क्रीनशॉट है। थैंक यू। निशा एक बार देख ले। हाँ सर। अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, मैंने गलत बोला होगा तो वो जाने दे, उसको छोड़ दे एक बार का। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हुआ हो, जाने दे उसको, सब छोड़ दे। ये वाला अल्टीमेट में, ओके ओके। ठीक है, ये जम जाएगा। हाँ सर। ओके हाँ सर आपने आज
बोले थे ना कि आज वो टेस्ट सबमिट करना है फिजिकली आके हाँ। कैमरा हाँ आज बोले थे ना कि आज देना हाँ घर पे आके। हाँ 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 हाँ, ये तो आज दे दो, नहीं तो कल जब टेस्ट देने आ रहे हो तुम, मैंने ऐसे बोला था कि कल दे देना, फिर मैंने सोचा था कि नहीं आज दे दो ताकि आज चेक करके मैं तुमको कल के कल सबमिट, कल के कल दे सकूं ऐसा। ठीक है। हाँ, अगर पॉसिबल है तुम्हारा तो आज दे दो, नहीं पॉसिबल है तो कल ला के दे देना, कोई दिक्कत नहीं, कल टेस्ट के लिए तो आना ही है तुमको ऐसे भी, तो कल ला के दे और देना। सैटरडे संडे का कैसा प्लान है आपका? छुट्टी दे रही क्या संडे को? नहीं भाई, काय की छुट्टी है तेरी संडे को? कुछ छुट्टी उट्टी नहीं है। दूसरा नहीं नहीं नहीं, कुछ तेरे को कहाँ जाना है? मुंबई हैं? मुंबई जा क्यों संडे को कहाँ जा रही है अब तू? तू कहाँ जा रहा संडे को? मुंबई तेरा बर्थडे है? तो फिर तो वर्धा से तूने इधर आना चाहिए, वहां क्या कर रही है बैठे बैठे? वर्धा पिकनिक भी कर फिर तो जूम पे बर्थडे मनाना चाहिए अपन ने, फिर तो पहले बैच रखना चाहिए, उल्टा मैंने 8 घंटे बैच रखनी चाहिए उस दिन तो। हाँ बर्थडे उसका 8 घंटे की गिफ्ट उसको दो। मैं मुंबई जा रहा क्योंकि तो संडे सैटरडे संडे टेस्ट लूंगी क्या? मतलब फिर मैं नहीं नहीं, ठीक है ना, एक बार एक काम करते, कल का दिन एक बार जाने देते, कल एक बार इसके टेस्ट तो हो जाने दो, फिर मैं प्लानिंग बताता हूँ आगे की। मेरे को भी अभी देखना पड़ेगा क्या है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है? चलो, एग्जम्पशन टू सर्टन प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को सर्टन एग्जम्पशंस है, अच्छा ओके। क्लॉजेस A to C and E of the subsection 73 with respect to issue of circular, filing the copy of such circular with registrar, depositing certain amount and certification as to no default committed shall not apply to private company which accept from its members monies not exceeding 100% of a paid share capital or free reserve plus security premium, plus which is a startup company for 5 years from the date of its incorporation, or which fulfills all the conditions, all the following conditions, all। सर ये कौन सी कंडीशंस की बात कर रहे हैं? आपको जो भी सर्कुलर फाइल करना पड़ता है, अपन ने देखा ना सर्कुलर फाइल करना पड़ता है, 7 दिन के अंदर आपको ट्रस्टेड न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनीज को अप्लीकेबल नहीं है अगर प्राइवेट कंपनी ने जो डिपॉजिट लिया है फ्रॉम द मेंबर्स ओनली अप टिल द अमाउंट ऑफ 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर सर एक मिनट, या फिर सर वो जो कंपनी है वो एक स्टार्टअप कंपनी है, तो अपने स्टार्टअप कंपनी के पहले 5 साल तक उसको कोई सर्कुलर देने की जरूरत नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। या फिर सर अगर वो ऐसी कंपनी है जो सारी कंडीशन फुलफिल करती है, कौन कौन सी? सबसे पहली, विच इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी, सर वो ना किसी की एसोसिएट है ना किसी की सब्सिडरी है। If the borrowings of such company from the banks or financial institution is less than twice of its paid up share capital or 50 crore, whichever is less. And third, that company has not defaulted in repayment of such borrowing subsisting at the time of accepting the deposit. Sir कौन सी borrowings? ये वाली, इसका लोन रिपेमेंट करने के लिए उसने कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, ऐसी कंपनी को कोई सर्कुलर वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? प्राइवेट कंपनी तो एलिजिबल ही नहीं रहती ना, क्या कर सकते हैं डिपॉजिट, पर वो एलिजिबिलिटी में पड़ेगी। आया ध्यान में? अबे using the amount of DRR, the deposit redemption reserve, repayment reserve shall not be used by the company for any purpose other than the repayment of deposits, हमको पता है सर।
टेन्योर कितना होता है भाई साहब, खुद ही बता दो, डिपॉजिट्स का टेन्योर कितना होता है? 6 महीने से 36 months, maximum 36 months per exception. A company is not permitted to accept or renew the deposits which is payable on demand. सर on demand वाले deposits भी आप issue नहीं कर सकते हो, और in less than 6 months. Further, the maximum period for acceptance of deposits cannot exceed 36 months. यही बोला? ओके सर, अगर ये जो 6 मंथ से वाला जो है, 6 महीने से पहले आप नहीं विड्रॉ कर सकते हो, इसका कुछ एक्सेप्शन है क्या? क्या है? प्रीमैच्योर प्रीमेच्योरली कर सकते हो, पर उसके लिए फिर इंटरेस्ट -1 1% कम हो जाता है। और दूसरा? फिर या फिर नेवी वालों को, अगर नेवी या आर्मी वालों को दे करेक्ट। एक और है सर, आप 6 महीनों से कम वाला जो दे रहे हो वो आप दे सकते हो उतना शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ऐसे जो डिपॉजिट्स रहेंगे वो आपके 10% ऑफ योर एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। याद है क्या? For the purpose of meeting its short-term requirement of the firm, funds, a company may accept or renew deposits either earlier than 6 months, subject to the condition that such deposits shall not exceed 10% of the aggregate paid up share capital, free reserves and security premium. Or second, such deposits are repayable only on or after 3 months. सर 6 महीनों से कम आप दे सकते हो, लेकिन 3 महीनों से कम तो आप तब भी नहीं दे सकते। मतलब मिनिमम आप 3 महीनों तक का एक्सेप्ट कर सकते हो। 3 महीने से कम के लिए अगर कोई आके मांगता भी है प्री मैच्योरिटी, तो आप उसको नहीं दोगे। सर मैंने 25 दिन पहले दिया था, घर में शादी आ गई, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, सॉरी बॉस, हम आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। आपका डिपॉजिट कम से कम 3 महीने के लिए तो लॉक हो चुका है, वो भी कंडीशन के साथ में कि ये जो आपका 3 से 6 महीने वाला डिपॉजिट है वो आपके एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? 3 मंथ्स के नीचे तो आप दे ही नहीं सकते, बात ही छोड़ दो। अब ये देख, however an exception in addition the maximum limit in respect of deposits shall not apply in case of private company। देख ले, स्टार्टअप कंपनी कितने साल तक, या फिर वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो किसी की एसोसिएट ना हो, ना सब्सिडरी हो, या फिर उसका जो बोरोइंग था फ्रॉम बैंक्स वो 2 में से whichever is less से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पहला, ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर 50 करोड़ whichever is less, और तीसरा, the company has not defaulted in the repayment of such borrowings subsisting at the time of accepting the deposits। अरे अभी ऊपर पढ़ा अपन ने, पढ़ा ना? ओके सर, आप कौन से ब्याज पर दोगे? द रेट ऑफ इंटरेस्ट shall not exceed the maximum rate decided by the RBI। खत्म। सर कितना है? टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ओके, जॉइंट नेम्स, अगर डिपॉजिट हमने दिया है एक कंपनी को, डिपॉजिट दिया है मैंने, रुशिल ने और सेजल ने, हम 3 लोगों ने मिलकर डिपॉजिट दिया है, तो जब हमको वापस मिलेगा पैसा तो किसको पैसा मिलेगा? हम तीनों को नहीं, कंपनी तो एक इंसान को ही देगी ना, आपको मतलब आपका नाम, क्योंकि नाम मेरा पहला था, बराबर? डिपॉजिट इन केस ऑफ जॉइंट नेम। अच्छा, अगर मैं मर गया तो जो सर्वाइवर रहेगा वो, जिसका नाम सेकंड रहेगा वो। डिपॉजिट रिसीट, अरे भाई रिसीट भी तो देनी पड़ेगी कि हाँ भाई तुमने हमारे पास में पैसे जमा करवाए अपने, तो आपको 21 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक या डेट ऑफ रिन्यूअल, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर और हिज एजेंट। अरे रसीद, कोई चीज खरीद के लाते तो बिल मिलता है ना, तो वो रसीद आपको 21 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, आपको साथ में डिपॉजिट्स का रिटर्न जो है वो रजिस्ट्रार के पास में डालना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31 मार्च, अलॉन्ग विथ फीस, सॉरी 31 मार्च तक के डिपॉजिट्स का आपको रिटर्न डालना पड़ेगा 30 जून तक।
1 अप्रैल 2020 लेके 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर का आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर डिपॉजिट्स टू आरओसी ऑन और बिफोर 30th जून 2021, मतलब हर साल का। क्लियर है? कंपनी ने डिपॉजिट्स देते टाइम पे कुछ टर्म्स कंडीशंस रखी थी, लेने के बाद में कंपनी की नीयत बदल गई, तो क्या कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑल्टरेशन कर सकती है क्या? नहीं। किसी हाल नहीं कर सकती है। द कंपनी हैज नो राइट टू ऑल्टर एनी टर्म्स एंड कंडीशंस of the deposit trust and deposit insurance contract which may prove detrimental to the interest of depositors after circular in the form of advertisement is issued and deposits have been accepted. क्लियर है? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस करने जिससे डिपॉजिटर्स का फायदा होता है तो आप कर सकते हो, उनके हित के अगेंस्ट होगा तो नहीं कर सकते हो, उनके हित में होगा तो कर सकते हो। सपोज इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बोला था 10%, अब आरबीआई ने बोला है 12%, तो अब डिपॉजिट्स के हित में अगर आप 12% का ब्याज दोगे तो आप ये वाली टर्म्स कंडीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है? और अगर आपने द कंपनी फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट्स, बोथ सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, ऑन मैच्योरिटी आफ्टर दे आर क्लेम्ड, क्लेम कर लिया लेकिन आपके पास में पैसा नहीं, आप दे नहीं पा रहे हो या आपने किसी कारणवश दिया नहीं, तो आपके ऊपर पेनल रेट लगेगा 18% पर एनम फॉर द ओवरड्यू पीरियड का। आई के बाद समझ में? आपके डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाले थे 30th जून 2021, आपने इसका रीपेमेंट किया 30th नवंबर 2021, इसका अमाउंट था 1,00,000 रुपए का। कौन बोला 18,000? $7,500 $7,500 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 18,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 कितना आता है? तुम देख लो। हो गया 7,500, 7,500 या 7,500? हाँ, 7,500। सर मेरा नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। क्यों, क्या किया तूने? मैंने ना ये जो 1 लाख है ना, इस पे जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने के हिसाब से 18% ऐसा ही निकाला, मैंने 6 महीने ले लिया। सर आया? कुछ डाउट ये वाले चैप्टर में? चैप्टर खत्म हो गया, कुछ डाउट है ये वाले चैप्टर में?